प्रणाम। मैं कृष्णेंद्र कथा में अश्विनी दिल्ली वाले आपका सबका स्वागत करता हूं। आज की कृष्णेंद्र कथा में आज की कृष्णेंद्र कथा एक विशेष है। क्यों? आज 19 तारीख है, 19 जनवरी। 19 यानी 19 तारीख का मतलब होता है 1 और 9 का योग। योग का दिन है आज। योग मतलब युगलता वाला योग, युगल तत्व को समझने का योग का दिन, युगल तत्व को समझने का दिन और मंगल का दिन। मंगल मतलब वार नहीं, मैं वार की बात नहीं कर रहा हूं। मंगल का दिन मतलब मंगल ही मंगल हो, आपका मंगल हो। कहते हैं ना कि आशीर्वाद, जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो मंगल हो कहते हैं। तो मंगल 9 पूर्णता का दिन, 9 यानी पूर्णता का दिन। और सूर्य एक सूर्य रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 के साथ 9 का योग, यानी अगर आप सूर्य के साथ योग कर लेते हैं और आप पूर्ण हैं तो आपका मंगल निश्चित है। यहां पर मंगल का मतलब पता है क्या है? मंगल निश्चित है का मतलब क्या है? वो एक स्टेटमेंट आती है एस्ट्रोलॉजी में कही जाती है एक स्टेटमेंट, मंगल कराए दंगल। मंगल एक ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की वो बात करी जाती है। तो मंगल कराए दंगल, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो, एक तो मंगल का मतलब शुभ हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। और एक मंगल कराए दंगल का मतलब झगड़ा, लड़ाई। तो ये आपस में क्या मतलब वो है, इसको कैसे समझा जाए? तो यहां पर अगर सूर्य के साथ मंगल का योग है, अगर सूर्य के साथ मंगल का योग है, तो आप ये समझो कि आपके जीवन में जो दंगल होगा वो रोगों के विरुद्ध होगा। और रोगों को मारना तो पड़ेगा ही, दंगल नहीं करोगे तो मारोगे कैसे? और रोगों को तो मारना निश्चित है, मारना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। और सूर्य जो है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपको वो सब कुछ देती है, सब कुछ जो आपके अंदर के रोगों के कीटाणुओं को किसी भी तरह का हो उनको मारने की क्षमता रखता है, प्रोवाइडेड। यहां पे कंडीशन है कि आप पूर्ण हो क्या? आप अपना मंगल करने को तैयार हो? और क्या आपने विधा सीखी, वो विधि सीखी, विधा सीखी, वो प्रोसीजर सीखे कि आप सूर्य की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें जिससे कि आपके रोगों का नाश हो, नष्ट हो जाए रोग, सारे के सारे रोग होंगे नष्ट, तो जीवन होगा मुक्त कष्ट। रोगों से मुक्ति पाना ही तो एकमात्र पहला स्टेप है, पहला कदम क्या है आपकी जिंदगी का? रोगों से मुक्ति। भाई रोग ना आए मेरे को, कौन चाहता है कि रोग आए मेरे को? पर क्या रुक पाते हैं, क्या रोक सकते, क्या रुक पाते हैं और क्या रोक सकते हैं? भाई रोकने के लिए तो प्रकृति ने सारी चीजें दी हैं, रोग ना आए उसके लिए भी प्रकृति ने सारी चीजें दी हैं। पर हम उपयोग करने लायक है कि नहीं है? हमें वो प्रोसीजर्स पता है कि नहीं पता है? हमने वो सीखा कि नहीं सीखा? और हमें सीखने की क्षमता है कि नहीं है? हमारी एफिशिएंसी कितनी है? सीखने की एफिशिएंसी कितनी है? परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी कितनी है? तो इतने सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं पिक्चर में कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। पर मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। क्या कहते हो आप? कंफ्यूज होने वाली बात है कुछ? कैसे हो सकती है कंफ्यूज होने वाली बात? कि सारी चीजें तो प्रकृति ने दी हुई हैं, प्रिवेंशन की भी दी है, रिकवरी की भी दी है, क्योर की भी दी है। बॉडी इज ए ह्यूमन बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम, बताया ही गया ये तो फिर ये रोग, पहली बात तो प्रिवेंशन, रोग आए क्यों? जब उसके लिए सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है, चंद्रमा की ऊर्जा उपलब्ध है, नक्षत्रों की ऊर्जा उपलब्ध है हमारे पास, तो फिर हमारे पास ये रोग आए क्यों? तो कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से
हम लोग कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखेंगे, जो आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है कृष्णेंद्र कथा और लड्डू गोपाल से द्वारकाधीश। लड्डू गोपाल कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण बने थे द्वारकाधीश। सब जानते हैं इस बात को तो। और फिर महाभारत हुई थी, द्वारकाधीश बने थे और महाभारत हुई थी। लेकिन महाभारत से पहले एक काम किया था उन्होंने, पता नहीं आपको, आई एम श्योर पता होगा। अगर महाभारत को आपने देखा, सुना है या कुछ भी जानते हो उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनवाया था। इंद्रप्रस्थ कृष्ण ने बनवाया था। और बनाया किसने था? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा सिर्फ विष्णु के कहने पर बनाते हैं कुछ, और कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के। तो वो इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों के लिए नहीं बना था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों के लिए नहीं हुआ था। श्रीलंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन शंकर के लिए किया था, कुबेर के लिए नहीं किया था, रावण के लिए नहीं किया था। शंकर पार्वती के लिए किया था, बल्कि पार्वती के कहने पर किया था। नहीं, पार्वती के कहने पर भी नहीं किया था, शंकर के कहने पर किया था। तो विश्वकर्मा निर्माण जो करते हैं वो दो लोगों के कहने पर करते हैं, विष्णु या फिर विष्णु के अवतार, या फिर शंकर, महेश, महादेव, महाकाल, इनके कहने पर, महाविष्णु के कहने पर करते हैं। तो जो श्रीलंका का जो निर्माण किया, तो वो उनको अपने पुत्र के लिए मांग लिया उन्होंने। इंद्रप्रस्थ का जो निर्माण किया वो इंद्र दरबार लगने के लिए किया गया था। और उनको पता था कि अब कृष्ण ही इंद्र का वो बनेंगे, क्योंकि महाभारत में उन्होंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद जब महाभारत होनी थी तो गीता के समय उन्होंने डिक्लेयर किया था, बताया था कि इंद्रियों में इंद्रियों का राजा मन वो मैं हूं, यानी कृष्ण है, और राजाओं के राजा इंद्र वो मैं हूं, यानी कृष्ण है। तो वो कृष्ण जो है राजा कब बने? इंद्रप्रस्थ तो तब बन गया था, महाभारत के समय बना था, महाभारत होने से पहले, युद्ध होने से बहुत पहले। और पुरुषों में नारी बीज होता है, नारी शक्ति का बीज होता है, यह प्रूव किया दुर्योधन ने। कैसे? ईर्ष्या। जब वो इंद्रप्रस्थ विजिट किया उसने, तो उसको कितनी ईर्ष्या हुई होगी युधिष्ठिर से। तो ये नारी शक्ति की प्रेजेंस का प्रतीक है। दुर्योधन ने बताया कि हर पुरुष में नारी शक्ति होती है, यानी अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के बारे में समझ नहीं आया किसी को कुछ भी। खोज कितनी हुई है उसके ऊपर पता नहीं है मेरे को, कितनी रिसर्च हुई है उसके ऊपर कि अर्धनारीश्वर रूप का मतलब क्या है। तो हम लोग जो कृष्णेंद्र कथा कर रहे हैं, ये कहने को कथा है, पर अन्यानी सभ्यता में कथा को एक कहानी की तरह से सुना जाता था, या कोई हिस्ट्री का कोई वाक्य है उसको प्रेजेंट करने के लिए सुना जाता था। पर यह कृष्णेंद्र कथा जो है वो है प्रेजेंट में रहने का तरीका, अपने भविष्य को ठीक रखने का तरीका, सीखने का तरीका, सीखने समझने का तरीका, उसकी एजुकेशन। ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से जो बताया जा रहा है आपको, कि अब एशो सभ्यता में, जो कि 2006 से शुरू हो चुकी है, 30 मार्च 2006 से तो एशो सभ्यता लागू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। कृष्ण जो द्वारकाधीश थे, कृष्णेंद्र बनकर बैठ गए थे 2011 में, लेकिन ब्रह्मांडधीश बने 2022 में। 11 साल उनको ब्रह्मांडधीश, कृष्णेंद्र यानी इंद्र के राजा, इंद्र दरबार के राजा, यानी स्वर्ग के राजा। इंद्र जो है सिर्फ देवताओं के राजा थे, इंसानों के राजा नहीं थे, सिर्फ देवताओं के राजा थे और सिर्फ स्वर्ग के राजा थे।
यमलोक के राजा यमराज थे। और बाकी सब भी थे, जो भी था, देवताओं के राजा मतलब इंद्र थे। मोटी बात जो है, इंद्र देवताओं के राजा थे, तो स्वर्ग के राजा थे वो। लेकिन जब कृष्ण आए, कृष्णेंद्र बने, तो उनको फिर ब्रह्मांडधीश बनाया गया। ब्रह्मांडधीश कैसे बने वो? 11 साल लगे इस पूरी प्रक्रिया में। नवंबर 2011 में वो कृष्णेंद्र बने थे, और नवंबर या दिसंबर में 2022 में वो ब्रह्मांडधीश बनाए गए हैं। ब्रह्मांडधीश का मतलब क्या है? जिसके अंडर में सारे लोग आते हैं। पृथ्वी लोक, यमलोक, स्वर्गलोक, बैकुंठ, महादेव, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीन कृष्ण में मर्ज हो गए हैं। कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अब नहीं है, अब कृष्णेंद्र ही है सब कुछ, सब कुछ। ब्रह्मांडधीश, और उनके गुरु हैं, उनके जो गुरु, उस तत्व गुरु, उनके दरबार में जो गुरु का स्थान है वो तत्व गुरु को मिला है। बृहस्पति गुरु, बृहस्पति नहीं, तत्व गुरु। वो कौन है? दक्षन्या। उनकी चित्र आपको मिल जाएगा कहीं, मैं अब सामने आ जाता हूं। ये आपको, ये तो मैंने बताना था एक्चुअली, कि कृष्णेंद्र कथा का मतलब है एजुकेशन सिस्टम, ऐशो सभ्यता में क्या चलेगा। ब्रह्मांडधीश क्या कहते हैं कि अब एजुकेशन क्या चलनी चाहिए, उनके पैरामीटर्स, वो सब कुछ डिफाइन करे गए हैं। हर चीज, हर विधा, हर प्रोसीजर, सारी प्रोसेसेस डिफाइन करी गई हैं। वो 11 साल लगे उसमें। सभ्यता 2006 में आ गई थी, और अब तक उसकी टेस्टिंग चल रही थी। ब्रह्मांडधीश जब बने हैं 2022 में, उसके बाद से कृष्णेंद्र कथा का जो ये शुरू हुआ है, 24 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये 24 दिसंबर को पहली कृष्णेंद्र कथा की गई थी पृथ्वी पर, और इसके साथ ही हरियाणा को विश्व अध्यापक डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि कृष्णेंद्र कथा शुरुआत हुई थी अंबाला से। अंबाला वो स्थान है जहां पर अंबा, जिसने महाभारत का बीज रखा था, समझ, आपको पता ही नहीं है कि महाभारत का बीज किसने रखा। आई एम श्योर आपको नहीं पता। आप तो सिर्फ वो महाभारत जानते हो जो संजय ने सुनाई। मैं अब जरा ये आपको ये मोटा मोटा ये बता दिया। अब मैं अपने आप को, अपने ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं इसको, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन डायरेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्रणाम, जय कृष्णेंद्र। मैं अश्विनी, दिल्ली वाले, कृष्णेंद्र कथा कराता हूं, और एंकर डिजिटल लिविंग भी कहते हैं लोग मेरे को। एंकर डिजिटल लिविंग मानी कोच हूं मैं, डिजिटल लिविंग का कोच भी हूं, कोच का काम भी करता हूं। तो डिजिटल लिविंग इज ऐशो सभ्यता में रहने के लिए, रहने का मतलब है डिजिटल लिविंग में रह रहे हैं आप। खैर, तो हम कृष्णेंद्र कथा की बात कर रहे थे। कृष्णेंद्र कथा एक माध्यम बना है एजुकेशन सिस्टम बनाने का। ब्रह्मांडधीश के देखरेख में अब पब्लिक, जनता, जनार्दन, प्लेनेट सिस्टम, स्वर्गलोक, नरकलोक, यमराज, यमलोक वगैरह वगैरह, सृजन, रिसाइकलिंग, ये सब प्रोसीजर कैसे चलेंगे, अपने आप को कैसे तैयार करना है, सारी विधाएं, ज्ञानवाच, प्राणवाच टेक्नोलॉजीज, HBM, CBM, मतलब शंख टेक्नोलॉजी, सब कुछ दे दिया गया है। हर चीज उपलब्ध है और टेस्टेड है। 2006 से टेस्टिंग चल रही है, इनफैक्ट 2004 से टेस्टिंग चल रही है, और उसमें जो जो मॉडिफिकेशन, जो जो उसके अंदर ऐड ऑन करने चाहिए थे, जो रिक्वायरमेंट थी, जो पब्लिक को समझ में आए, उस भाषा में ट्रांसलेशन
करी गई है और बहुत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज में, जो कि आम भाषा में किया गया है इसको तैयार। फिजियो वर्चुअल ग्लोब एक तैयार किया गया है, फिजियो वर्चुअल ग्लोब, और उसको आप यूज करके वो उपयोग कर सकते हो, आप उससे अपने आप को कनेक्ट करके और सीख सकते हो प्रोसीजर्स, हर तरह के प्रोसीजर सीख सकते हो, सारी चीज। और कृष्णेंद्र कथा में हम लोग जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को पहुंचाने की, पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंकर, इसीलिए एंकर की जरूरत पड़ी और एंकर मुझे बनाया टीम ने कि आप इसको अच्छे से बता सकते हो तो आप इस जिम्मेदारी को लो। तो मैंने वो जिम्मेदारी ले ली है और मैं उस पर काम कर रहा हूं। 24 दिसंबर से एक्टिवेट हो गया था ये काम। 24 दिसंबर को पहली कथा हुई थी, उसके बाद तकरीबन शायद 29 तारीख से तकरीबन रोज हो रही है। बीच में एक आध मिस हो गई हो तो कह नहीं सकते, पर तकरीबन रोज हो रही है। और आप इसको अगर सुनना चाहें, पुरानी कथाएं जो भी हुई हैं, तो आप कृष्णेंद्र कथा के नाम से एक YouTube चैनल है, उसके ऊपर सुन सकते हैं। सारी उपलब्ध रहती है वहां पर। हमारी कोशिश रहती है कि सारी की सारी कथाएं वहां पर अवेलेबल हों। टीम की कोशिश रहती है, आईटी की टीम है अपना, वो करती रहती है वो काम। खैर, हम जो चल रहे थे, हम ब्रह्मांडधीश की बात की मैंने, तो ये जो सारा सिस्टम अब चल रहा है, चलेगा, आगे चलेगा, ये भविष्य है। और ये भविष्य कहते हैं कि 99 ब्रह्मांडधीश ने जो इसकी अभी अवधि फिक्स करी है, बढ़ सकती है, पर अभी के लिए जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि ये सारा सिस्टम 99,999 महायुग, अगले 99,999 महायुगों के लिए एप्लीकेबल है, ये वैलिड है, यही चलेगा आगे इतने टाइम के लिए। ब्रह्मांडधीश उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो ब्रह्मांडधीश है वो, तो वही जो वो चाहेंगे वही होगा। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर इंसान गलती कर सकता है। इंसान को फ्री विल मिली है, तो वो फ्री विल का उपयोग करे, उसका दुरुपयोग ना हो जाए, गलत यूज ना हो जाए, उसके लिए ही ऐशो सभ्यता आई है। और 11th डायमेंशन जोड़ी है इसने। अन्यानी सभ्यता जो 2006 से पहले चलती थी, वो क्या थी, 10 डायमेंशन पर थी। डायरेक्शन और डायमेंशन में फर्क है, ये पिछली वीडियो में बताया गया था। तो आज मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या है और उसका क्या, वो कहां से आ गई। हम बात कर रहे हैं कथा की, और कथा में ये टेक्नोलॉजीज कहां से आ गई। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एजुकेशन की, कि अब करंट एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, और कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा। तो आप ये समझ लें कि हम लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं अभी। तो मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाता हूं अभी, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि आज की जनरेशन इस सिस्टम को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब कमाल है। ये देहरादून का वीडियो है, और अभी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में। कब हुई थी मेरे को नहीं पता, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, शायद 4 या 5 नवंबर को थी। आकाश तत्व पर पहली कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहां पर मुझे भी जाने का मौका मिला था, मैं भी बैठा था वहां पर। तो एक छोटी सी वीडियो आपको मैं सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने उसको, तो आपको पता लगेगा कि आज की जनरेशन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है इस सिस्टम को। उनको एक ही पहला इंट्रोडक्शन था, ये पहली एंट्री थी, ये फर्स्ट टाइम
मैं वहां पर बैठा था और इस बारे में चर्चा शुरू की थी मैंने 2022 में, वो भी एंड 4 या 5 नवंबर की बात हो रही है ये। तो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को थोड़ा सा। आकाश तत्व पर और विज्ञान भारती की ओर से आए हैं यहाँ पर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल खुद और यहाँ पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। प्रणाम। 1 मिनट जरा, वो वीडियो जो है ना थोड़ा वो हो गया, मतलब मैं इसको दोबारा से लगाता हूं। उसका रीजन है कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो कुछ वो हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे को शुरू जो है शुरू से नहीं हुआ। तो मैं इसको शुरू से लगाना चाहूंगा, अगर मुझे दिख गया तो। मुझे दिख नहीं रहा यहां पर, क्यों नहीं दिख रहा पता नहीं मेरे को। ये मुझे अब वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो शुरू से कैसे लगाऊं इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। जान रहे हैं उनसे अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बनाएं अपना भविष्य उज्जवल। वे इन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे अपने आकाश तत्व का सही यूज करके अपना करियर और मैरिड लाइफ यानी कि लव लाइफ को आनंद पूर्वक बिताया जा सकता है। फ्यूचर क्या है ये जानने से बेहतर है कि आकाश तत्व के यूज से फ्यूचर को बनाएं। यही होगा सर्वोत्तम जीवन के लिए। आकाश जी, तो ये आपका ये छोटा सा वो है, वेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व इन दिस वर्ल्ड एंड hereby as Vibha delegate and Kansal Agarwal जी। जी, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया। एक्चुअली शुरू से नहीं चल पाया, ये पता नहीं क्यों नहीं चल पाया, मुझे समझ में नहीं आया, पर कोई बात नहीं। मैं आपको मोटा मोटा इसको दोबारा से फिर चलाऊंगा, मैं इसको थोड़ी देर में चलाऊंगा। अभी थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर एक फैक्टर निकल कर आया, यहां पर जो चल रहा है ना, ये आकाश तत्व की बात हो रही थी, आपने सुना होगा। तो आकाश तत्व का यानी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, आपका आकाश तत्व जो है वो आपके मस्तिष्क मेंटल एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पता है आपको, आकाश तत्व आपका मेंटल एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये जानकारी नहीं थी किसी को भी। आकाश तत्व की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर ये जानकारी ही नहीं थी किसी को कि आकाश तत्व प्राइमरीली आपकी मेंटल एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और मेंटल एबिलिटी यानी आपकी नॉलेज कितनी है आपको, उसको रिफ्लेक्ट करता है आकाश तत्व। और ये मेजरेबल है, इसको डिजिटली मेजर किया जा सकता है। उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। कैरियर, मैट्रिमोनियल, विवाह, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, हर चीज आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करती है। 2 फैक्टर होते हैं इसमें, और एक्चुअली एक फैक्टर होता है प्राइमरीली, उसको कहा गया है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, यानी आपके आकाश तत्व की एलिजिबिलिटी क्या है इस समय में, वो मेजरमेंट स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एशो कोशेंट के नाम से मेजर की जाती है। और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक लर्निंग एफिशिएंसी, ई स्क्वेयर कोशेंट कहा गया उसको, और एक एशो निधि यानी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी। जो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, किस लेवल की बात कर रहे हैं, कहां की बात कर रहे हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी, लर्निंग एफिशिएंसी, कभी बात ही नहीं हुई इसके ऊपर कि हमारी सीखने की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, और क्या ये मेजर करी जा सकती है। और फिर लर्निंग एफिशिएंसी क्या, लर्निंग एलिजिबिलिटी, और वो अपना परफॉर्मिंग, क्योंकि
अगर आप सीखोगे नहीं तो आपकी सीखने की क्षमता अगर पुअर है तो आपकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी चाहे कितनी भी अच्छी हो बेकार है। और अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी खराब है और आपकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी अच्छी है वो भी बेकार है। और अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है, परफॉर्मिंग पुअर है, वो भी बेकार है। तो आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करके बनाई गई है। एक कोई इक्वेशन है, मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे होती है ना, तो एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक डायगोनल। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इज डायगोनल एंड दिस इज योर परफॉर्मिंग एलिजिबिलिटी एंड दिस इज योर लर्निंग एफिशिएंसी। तो ये दोनों को फैक्टर मिलाकर के स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी एक फैक्टर बनता है। एशो क्वोशिएंट नाम दिया गया उसको। जी प्रणाम। वो बीच में ना गड़बड़ हो गई थी तो मैंने दोबारा से इसको नया से पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं। तो पार्ट 2 में अब देखते हैं कि वीडियो शायद ठीक दिखा दे, आपको हमें दिखा दे एक वो जो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जो हम लगाना चाह रहे थे, पर अभी भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि आया कि नहीं आया। ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की जय। जय हिंद। एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, क्लाइमेट मैन के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। कौन कहता है कि आज की युवा पीढ़ी किसी की नहीं सुनती। एग्जीबिशन चल रही है देहरादून में आकाश तत्व पर, और विज्ञान भारती की ओर से आए हैं यहाँ पर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल खुद। और यहाँ पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जान रहे हैं उनसे अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बनाएं अपना भविष्य उज्जवल। वे इन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे अपने आकाश तत्व का सही यूज करके अपना करियर और मैरिड लाइफ यानी कि लव लाइफ को आनंद पूर्वक बिताया जा सकता है। फ्यूचर क्या है ये जानने से बेहतर है कि आकाश तत्व के यूज से फ्यूचर को बनाएं। यही होगा सर्वोत्तम जीवन के लिए। आकाश तत्व, the very first conference on आकाश तत्व in this world, and hereby as a Vibha delegate and Nidhi Kansal Agarwal, जी तो प्रणाम। तो आपने सुना कि आज की जो यंगर जनरेशन है, टीनेज कम्युनिटी है, जो कि अब जॉब में जाने के लिए तैयार हैं, वो कितने ईगर हैं इस नई सिस्टम को, नई टेक्नोलॉजी को समझने में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि करीब 500 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी गई 2-3 दिन के अंदर अंदर। कितना एफिशिएंट है ये सिस्टम। और इस सिस्टम के बारे में अगर आप को मैं ये टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ा, मतलब मैं अब आपको वो एक और वीडियो दिखाता हूं जो आपको ये बताएगा कि ये क्या, ऐसा क्या आ गया, ये क्या है। ये एक वीडियो कोई 2011 या 10 का बना हुआ है। मतलब तब से, जब से वो ब्रह्मांड कृष्णेंद्र का वो आने का वो बना था सिस्टम, तब ये वीडियो रिकॉर्ड करा गया था। कोई इंटरव्यू, टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए थे, तो वो उन्होंने उस टाइम पर ही डिक्लेयर कर दिया था। और 2022 में रिजल्ट दिख गए उसके, और इतने टाइम पर टेस्टिंग हुई उस सारे सिस्टम की। एक अध्यात्म, तपस्या जिसको कहते हैं। अब तपस्या का मतलब अगर समझना चाहें, टेक्नोलॉजी के एंगल से तपस्या समझना चाहें, तो तपस्या का मतलब है एक सिस्टम बना और उसकी टेस्टिंग में जो टाइम लगा वो कहलाता है तपस्या। फिजियो वर्चुअल ग्लोब। फिजियो वर्चुअल ग्लोब का मतलब होता है, आप स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूं अभी आपके लिए। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जॉब सीकर्स के लिए, और जॉब मॉडिफाई करने वालों के लिए, मतलब जो अपनी जॉब को
मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए जॉब से परेशान है या जो जॉब कर रहे हैं पर अब वो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन कि ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनको अब आधार बना लोगे तो आप फेल नहीं हो सकते। फेलियर फ्री लाइफ, फेलियर फ्री लिविंग, फेलियर फ्री एवरीथिंग इज मेड पॉसिबल with the help of these technologies. They are totally, completely technology oriented. मैं फिजियो वर्चुअल ग्लोब की बात कर रहा था, तो फिजियो वर्चुअल ग्लोब पता है किसको कहा जाता है? आपके आकाश तत्व को फिजियो वर्चुअल ग्लोब कहा जाता है। फिजियो वर्चुअल ग्लोब ब्रह्मांडधीश ने डिक्लेयर किया और सबका अपना अपना फिजियो वर्चुअल ग्लोब है और वो आपके आकाश तत्व को रिफ्लेक्ट करता है कि आपके वो जो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी जो वर्ड निकला है वो यही है कि आपके आकाश तत्व यानी आपके ग्लोब की, फिजियो वर्चुअल ग्लोब की स्ट्रेंथ क्या है, उसी को स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी फैक्टर कहा गया है, एशो कोशेंट नाम दिया गया उसका। तो आप अपने फिजियो वर्चुअल ग्लोब की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करें, करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा और करंट पोजीशन क्या है उसकी ये आपको पता होनी चाहिए। ये मेजरेबल है, डिजिटली मेजरेबल है शंख टेक्नोलॉजी से। तो ये शंख टेक्नोलॉजी क्या है इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक, आप उसको देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो है परंतु ये वो आधार है, ये वीडियो वो आधार बता रहा है जो 2010 में समझ लिया गया था और 2022 में इसका उपयोग देखा यहां पर कॉलेज में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। तो इमेजिन कि दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली में ये वीडियो बना था, दिल्ली में ये एस्टिमेट किया गया था, प्रेडिक्शन की गई थी और फाइनली जो इसका रिजल्ट चेक किया गया उत्तराखंड में जाकर के, वो भी यूनिवर्सिटी में टीनेज कम्युनिटी के साथ, और वो भी वो टीनेज कम्युनिटी जो एंड पर है, मतलब 18-19 साल, जो ऑलरेडी नौकरी में जाने को तैयार है। दे आर दी फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, एब्सोल्यूट फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, एंड दे हैव एक्सेप्टेड दिस टेक्नोलॉजी सो वेल। In 2 days they confirmed that this is the system which is needed by each and every person. Each and every person. Teenage community is confirming. कमाल है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसने प्रेडिक्शन की थी कि ये टेक्नोलॉजी ये है, बताया था उसने। और महाभारत कनेक्शन क्या है, मैं बार बार महाभारत की बात क्यों करता हूं, बार बार कृष्ण की बात क्यों आती है, इसीलिए आती है। कृष्णेंद्र कथा क्या है ये बताना पड़ता है मुझे बार बार, तो उसका आधार क्या है वो ये वीडियो आपको बताएगा। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है। और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न ज्ञानी सर्वं पवित्रं एव विद्यते तत्स्वयं योगं संसिद्ध्य कालेनापि विद्यन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो,
मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो। पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्व ज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हाँ, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती है महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर ये घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के इसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कनेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। कहते हैं ना मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सिलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं। उन लोगों ने और 20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है
वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रीथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वास पैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं, ये आपको एंगर, टेंशन रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। यानी कि श्वास पैथी को अपनाकर कई असाध्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और साथ ही इसके जरिए आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इस श्वास पैथी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमें बीमारी नाम का शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाता है। यानी आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप श्वास पर ध्यान दें और श्वास क्रिया आपकी हर बीमारी को, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में रह गए हो, उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपके रक्त से, आपके खून से बाहर फेंक देगा और आप टोटल बीमारी के रहित हो जाएंगे। गारंटीड है। वो कहते हैं 450 शंख इसकी यूनिट है। जैसे टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट की यूनिट शंख रखी गई है, क्योंकि शंख ही एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे शंख वैल्यू, आपकी शंख माप बढ़ता चला जाएगा, यानी 450 पर पहुंच जाते हैं अगर आप, तो गारंटीड है कि 90% बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो गई और आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। देव सैनिक यानी खुद बीमारी रहित और उनके 10 फुट के घेरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज है जिससे कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपका ऑरा इतना हो जाता है कि 10 फुट का घेरा आपके लिए टोटल प्रोटेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके अंदर बीमारी, कोई भी बाहर की जो कीटाणु है वो आपको अटैक कर नहीं सकता। आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय का बेहद अभाव है, लिहाजा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन स्वास्थ्य पैथी के लिए सिर्फ 3 मिनट खर्च करने हैं और इसकी ट्रेनिंग केवल 3 मिनट की है, जिसे सीखकर आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो श्वास पैथी की ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 मिनट की है। पूरी जिंदगी में से 3 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सांस आप हर समय लेते हो तो इसको हर समय यूज कर सकते हो। कोई उसमें कुछ किसी से पूछना नहीं है। सांस एक ऐसी श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इस श्वास पथ पर चलते हुए, समय आपके पास है नहीं तो 3 मिनट में काम हो जाएगा। वास्तव में स्वास्थ्य पैथी आज के समय की मांग है। आज के आधुनिक दौर में अनेक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य पैथी एक वरदान है और प्रोफेसर अग्रवाल एक भगवान का रूप। स्वास्थ्य पैथी से हवा की प्रचुर मात्रा को प्रयोग में लाना सीखकर लाखों लोग पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो रहे हैं। इस उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास है। लेकिन शादी की ये पवित्र डोर वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। शहरी जीवन में विवाह जैसी संस्था पर लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तलाक के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तत्व मैच का सहारा लिया है और उनका ये दावा है कि इसके माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के टकराव को बहुत हद तक रोका जा सकता है। आज की तारीख में मैरिज जो है एक सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है कि मैं आज शादी, वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं
आज उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज हमने इतनी मेहनत करके शादी करी और कल को उनमें तलाक हो गया, या उनमें इतना झगड़ा हो गया कि लड़की घर जाके बैठ गई, या दोनों केस चल रहे हैं अदालत के अंदर, अदालतें केसों से भरी पड़ी है। तो तत्व मैच के आधार पर अगर हम मैट्रिमोनियल मैच सेलेक्ट करते हैं, गारंटीड है कि उनमें आपस में अनबन इतनी नहीं होगी, नोक झोंक तो चलेगी, लेकिन अनबन इतनी नहीं होगी कि उनमें तलाक की नौबत आए। लोगों का स्वास्थ्य पैथी का महत्व फैलाने वाले प्रोफेसर अडवान न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि समाज सेवा में भी उनकी गहरी रुचि है। समाज सेवा को लेकर उनकी इसी प्रतिबद्धता की वजह से उन्हें ETPO NGO, फैक्ट एजुकेशन ट्रस्ट एंड अग्रसेन जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई है। इन संस्थाओं का मकसद भारतीय संस्कृति के विकास, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज करवाकर परेशान हो चुके हैं और फिर भी राहत नहीं मिल रही हो, तो एक बार जरूर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल से मिले, जो जी। तो आपने ये सुना, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हर चीज को मेजरेबल बना दिया। यानी आपको मैट्रिमोनियल करना है, वो मेजरेबल है कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके ग्लोबल फिजियो वर्चुअल ग्लोब की क्या पोजीशन है, मेल के फिजियो वर्चुअल ग्लोब की क्या पोजीशन है, फीमेल के फिजियो वर्चुअल ग्लोब की क्या पोजीशन है, वो दोनों आपस में कितने कंपैटिबल हैं, हर चीज मेजरेबल हो गई। मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी बनी है ये कि, और कितनी मेहनत की होगी लोगों ने, कितना ज्ञान कहां से अर्जित किया होगा, क्या किया होगा, वो मैं नहीं कह सकता, पर डेफिनेटली ये एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम है। ऐशो सभ्यता साइंस पर नहीं, टेक्नोलॉजी पर चलती है। और फिजियो वर्चुअल ग्लोब जो कि हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल है, वो कहते हैं ना कि दो शक्ल नहीं मिलती लोगों की, दो ट्विंस हुए हैं उनमें दो लोगों की शक्ल नहीं मिलती, तो फिर तो ये शक्ल ना मिलना या दो जनों का स्वभाव ना मिलना, ये कुछ ना कुछ वो फर्क है। तो वो जो फर्क है, वो फर्क कहां है? फिजियो वर्चुअल ग्लोब का डिफरेंस है जो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली आप ये समझ लो कि अगर आपका फिजियो वर्चुअल ग्लोब हेल्दी है तो आपके शरीर में कोई रोग आ नहीं सकता, कष्ट मुक्त, कष्ट नहीं आ सकता। रोग तो शायद आ जाए पर रोग कष्ट नहीं देगा। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? रोग को रोग कब कहा जाता है? जब वो आपको आपके रूटीन के काम ना करने दे। रूटीन के काम मतलब आप सुबह उठे पर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आप कष्ट हो गया ना आपको। आप कुछ काम करने लगे तो आपके सिर में दर्द हो गया। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गए। तो ये सब तो होता रहेगा, नॉर्मल लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें कुछ कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब ना हो, आप जा रहे हो, अपना काम पूरा कर रहे हो, खाना खा रहे हो और आपका पेट ठीक से साफ हो रहा है और आपको रोग मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, आपको हेडेक नहीं होती है, आप दूसरों की हेल्प भी कर पाते हो, अपने आप को ठीक रखते हो तो आप दूसरों की हेल्प भी अच्छी कर पाते हो। तो ये सब फैक्टर्स आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इनके लिए, नेचुरली आपके फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे फिजियो वर्चुअल ग्लोब से ड्रिवन है, आप ये समझ लो मोटी बात। और फिजियो वर्चुअल ग्लोब को अब वो मेजरेबल है इन टेक्नोलॉजी से। तो आप सोचो कि आपका भविष्य, आप अपना भविष्य डेफिनेटली परफेक्ट कर सकते हो। परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, नियर परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। परफेक्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड आप अपने फिजियो वर्चुअल ग्लोब को परफेक्ट कर लो और उसकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को आप मेजरेबल है। ई स्क्वायर कोशेंट लर्निंग एफिशिएंसी आपकी मेजरेबल है, परफॉर्मिंग एफिशिएंसी आपकी मेजरेबल है। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी रिफ्लेक्ट्स योर ग्लोब, फिजियो वर्चुअल ग्लोब, एंड ई स्क्वायर कोशेंट रिफ्लेक्ट्स योर learning efficiency and Ashonidhi reflects your performing efficiency। तो और इसके अलावा है ही क्या? अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है
तो किसी भी एज में आप कुछ भी सीख सकते हो नेचुरली। लर्निंग एफिशिएंसी अगर आपकी अच्छी है तो बहुत जल्दी सीख लोगे और यूज करोगे उसको, और ठीक यूज करोगे, क्योंकि आपको अपनी वो पता है ऐशो निधि। परफॉर्मिंग एफिशिएंसी अच्छी है आपकी तो आप नेचुरली आप परफॉर्म अच्छा करोगे। अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है, आपकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी अच्छी है, यानी आपके फिजियो वर्चुअल ग्लोब की हेल्थ अच्छी है, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी परफेक्ट है, तो फिर आपको फेलियर कहां से आएगी आपके जीवन में, जब आपको अपने फिजियो वर्चुअल ग्लोब का पता ही नहीं है। और फिजियो वर्चुअल ग्लोब इज नथिंग बट आकाश तत्व, और आपको अपने आकाश तत्व के बारे में ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो अब वो मेजरेबल है, इंस्ट्रूमेंट दिखाया आपको, अब वो मेजरेबल है, और जनरेशन, यंगर जनरेशन ने एक्सेप्ट किया है इसको। दे हैव अंडरस्टूड द सिस्टम फास्टर, ऑल्दो almost 5,000 camps have been done on this system. More than 50 lakh people have been addressed. Science Express train, which was run by Government of India in 2009, this system was present there. This system was installed in that Science Express train, and it has traveled across the country for 6 months, carrying 40 scientists, talking about all these projects present in the train. One of them was this. So more than 50 lakh people have been addressed. So testing has been done on more than 50 lakh people. You can say that, mota mota. बट अभी भी है लोगों को जानकारी नहीं है इसकी। अब मैं क्या बताऊं, ये जो वीडियो बने हुए हैं, ये जो एक 2022 का है, जो टीनेज कम्युनिटी को का रिफ्लेक्शन बताया गया, और जो पहले वाला है वो 2010 का है, शायद 9 का ही हो, उसी पीरियड का है, क्योंकि 2006 से तो ऐसी सभ्यता आ चुकी है, तो उसके तो बाद का है। तो कृष्णेंद्र कथा, अच्छा, एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है कृष्णेंद्र कथा करवाने का अपने घर में, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, उसका क्या एडवांटेज है पता है? 15% इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर आप 7 दिन की कथा कराओ तो आपको जीवन का सार समझ में आ जाएगा, और आपने अपने जीवन का कैसे उपयोग करना है, उसके कौन कौन से फेज में क्या क्या करना है। ये कथा नहीं है, ये ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग है। चाहे कितना भी आपका खर्चा हो, अगर आप ये कराते हो तो आप सोचो इसका लाभ क्या मिलेगा आपको। अपने पूरे जीवन का मैप, रोड मैप ऑफ योर लाइफ यू कैन ड्रॉ योर सेल्फ। सो दिस इज ए ट्रेनिंग कथा। कृष्णेंद्र कथा इज नथिंग बट ट्रेनिंग ऑफ द people who are attending it to draw their roadmap of their life, roadmap of their life, whole life, family life, society life, professional life, everything, couplehood, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फिर आपको अपनी हिस्ट्री समझ में आने लगेगी कि राम जी ने निष्ठा चक्र दिया था। श्री राम, अयोध्यापति दशरथ पुत्र श्री राम जी ने निष्ठा चक्र दिया था। परशुराम आए थे राम जी से, अयोध्यापति दशरथ पुत्र राम से पहले आए थे परशुराम। उन्होंने क्या किया था? उनको पता था राम आएंगे तो निष्ठा चक्र देंगे, इसलिए जो उस निष्ठा चक्र को मानेंगे नहीं, उसके अगेंस्ट में होंगे, नेगेटिव होंगे, उनको एलिमिनेट किया था पृथ्वी से परशुराम जी ने।
फिर बलराम आए थे तीसरे। राम 3 आए हैं, पता है आपको? 3 राम आए हैं। परशुराम परशु लेकर आए थे, जिन्होंने नेगेटिविटी को मारा था। नेगेटिविटी को नहीं मारा उन्होंने वो लोग, उस कम्युनिटी, उस ह्यूमन रेस को जो कि नेगेटिव थे, निष्ठा चक्र को आने नहीं देना चाहते थे, उनको मारा था। फिर राम आए, अयोध्यापति राम आए, उन्होंने निष्ठा चक्र की स्थापना की, दिया निष्ठा चक्र। और वो निष्ठा चक्र की जानकारी किसको है पता है? किसके माध्यम से मिली? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के एंगल से अगर आप रामायण को समझोगे, श्री राम के रामचरितमानस का मतलब समझोगे, तो शत्रुघ्न के एंगल से समझोगे तो आपको निष्ठा चक्र समझ में आएगा। शत्रुघ्न नाम देखो। और निष्ठा चक्र का उपयोग सीता जी ने किया, सबको पता है। सीता जी के एक कहने से धरती फट गई थी। एक घास का तिनका एक ऐसी तलवार बन गया था जो रावण को भी काट सकता था, और रावण इस बात को जानता था। तो निष्ठा चक्र के बारे में पता नहीं मेरे को रावण को ज्ञान था कि नहीं था, पर सीता जी का निष्ठा चक्र जागृत था, यह पक्का था। लव कुश का निष्ठा चक्र जागृत था, तभी उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कोई भी। मुझे नहीं पता कि निष्ठा चक्र के बारे में लव कुश को कितना ज्ञान था, वो मैं नहीं कह सकता, पर उपयोग जरूर किया उन्होंने, पूर्ण उपयोग। आप रामायण के जब अगर देखेंगे, जो आई थी टीवी पर, उसमें देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पर शायद उसमें भी निष्ठा चक्र का उपयोग तो दिखा, लेकिन निष्ठा चक्र क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो निष्ठा चक्र आपकी लाइफ का रोड मैप है। आपकी अपने ह्यूमन रेस में निष्ठा चक्र का अगर आप समझ लेते हो तो वो आपका रोड मैप है, आपकी लाइफ का रोड मैप। आपके फिजियो वर्चुअल ग्लोब को किस दिशा में चलाना है, आपको विकसित करना है। फिजियो वर्चुअल ग्लोब को विकसित करने का तरीका, ऐशो ग्लोब कहा गया है इसको। फिजियो वर्चुअल ग्लोब को ऐशो ग्लोब कहते हैं हम लोग, ऐशो सभ्यता में है ना, इसलिए ऐशो ग्लोब। और आकाश तत्व से कनेक्टेड डायरेक्टली है। आपको विराट रूप का कारण समझ में आएगा। कृष्ण विराट रूप लेते थे, वो समझ में आएगा। और महाभारत जो है संजय की दृष्टि से नहीं, बर्बरीक की दृष्टि से समझ में आएगी। वो भी एक इमेज है, अगर आप मेरे को 1 सेकंड दें तो मैं आपको दिखाता हूं। वो एक ये देखिए, बर्बरीक की देखी सुनी समझी महाभारत, अश्विनी जी दिल्ली वाले के श्रीमुख से ऐशो महाभारत, बर्बरीक के एंगल से। तो अगर आप ऐशो महाभारत सुनना चाहते हैं तो उसके, वो भी कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से करवाया जाता है, पर वो टॉपिक अलग हो जाता है। तो बर्बरीक के एंगल से महाभारत को समझें, शत्रुघ्न के एंगल से रामचरितमानस को समझें, तो आपको समझ में आएंगी ये चीजें। जीवन चक्र, कृष्णांश कुछ तो है, कृष्णांश लीला करके कुछ एक और है, वो अगर समझेंगे तो जीवन चक्र समझ में आएगा आपको। 3 चक्र हैं ये, जीवन चक्र, निष्ठा चक्र और न्याय चक्र। सुदर्शन चक्र जिसको कहा गया वो न्याय चक्र है। तो उसकी इमेज भी अगर आप चाहें तो मैं आपको शायद दिखा पाऊं। 1 सेकंड जरा आप होल्ड करें। मेरे ख्याल से इसमें आपको वो मेरे को मिल जाएगी इसमें। ये देखिए, ये है जी, हाँ,
ये देखिए, ये महाविष्णु का ब्रह्मांड दिखाया है, तो इसमें 4 चक्र दिखाए गए हैं। महाविष्णु का ब्रह्मांड जो है उसमें 4 चक्र दिखाए गए हैं। देखो, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की जय, और लड्डू गोपाल से द्वारकाधीश, फिर बने जगन्नाथ और फिर ब्रह्मांडधीश। तो और क्या लिखा है यहां, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र कच्छप, ये उनकी मुंह है। लड्डू गोपाल के हाथ में ग्लोब है, आप देख रहे हैं, तो फिजिकल ग्लोब है ये, लेकिन एक्चुअली ये फिजियो वर्चुअल ग्लोब आपके फिजियो वर्चुअल ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये ग्लोब का उपयोग करना है, समझना है, तो आप अपने फिजियो वर्चुअल ग्लोब एशो ग्लोब को समझें, विकसित करें, उसका विकास करें, निष्ठा चक्र जागृत करें। तो इसमें आप देखेंगे आपको 4 चक्र दिखाई दे रहे हैं। एक है निष्ठा चक्र, एक है इनके पीछे जो जहां पर ये ब्रह्मांडधीश की लड्डू गोपाल बैठे हैं, उनके पीछे एक चक्र लगा हुआ है, वो शायद आपको छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो इनकी फोटो के पीछे छुप गया है, वो है जीवन चक्र। यहां लिखा होगा कहीं पर महाविष्णु का जीवन चक्र, और कृष्णांश का समय चक्र, राम जी का निष्ठा चक्र, और कृष्ण का सुदर्शन चक्र, इसको न्याय चक्र भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप समझो कि मूल रूप से वो है, मतलब कथा, कृष्णेंद्र कथा में इन चक्रों की बात की जाती है। तो जीवन चक्र का आपका जीवन का चक्र, आपके जीवन का चक्र, जो कि गवर्नड है एशो ग्लोब से, आपके फिजियो वर्चुअल ग्लोब से। तो फिजियो वर्चुअल ग्लोब आपको समझना पड़ेगा, अपने फिजियो वर्चुअल ग्लोब को जानना पड़ेगा। आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, कोई हल है ही नहीं आपके पास। तो ये आपको जानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और उपयोग भी करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स भी सीखने पड़ेंगे। ई2 फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट बन गए हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती है वहां पर, तो वहां पर सीख सकते हैं। गौशाला क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीजें। एक और आपको मैं वो अगर एक इमेज और दिखाऊंगा, अगर आप मेरे को 1 मिनट और दें, तो वो कहां गई इमेज, कहां थी वो इमेज, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो इमेज थी ये वाली, ये इमेज है, ये देखिए, प्रोजेक्ट PSIP यानी प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये चला था। तो इसमें बताया गया है कि गाय क्या है, पृथ्वी क्या है, सनातनता की माता क्या है, कौन है, विश्व गुरु क्या होता है, विश्व शिक्षक क्या है, विश्व अध्यापक क्या है, कौन है, क्या है, ये सारी चीजें आई हैं इसमें, क्या कहते हैं, एशो सभ्यता के साथ आई हैं ये। और ज्ञानिता क्या है, ये एक्चुअली पिक्चर मुझे इसलिए भी लगानी थी क्योंकि हम जो कृष्णेंद्र कथा का समापन करते हैं वो हम ज्ञानिता से करते हैं। गाय कौन है, पृथ्वी की माता, और सनातनता की माता कौन है, भारत, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि मां को विश्व गुरु कहा जाता है, मां को पहला गुरु कहा जाता है ना, संतान का पहला गुरु मां को कहा गया है। तो सनातनता की माता है भारत, सनातनता की माता है भारत, और पृथ्वी की माता है कौन, गाय। माता यानी जो पालती है, पैदा करती है नहीं, पालती है, पैदा कोई और करता है, पालती मां है, माता पालती है, ये फर्क समझना जरूरी है। तो गाय पृथ्वी को पालती है, तभी उसमें सारे देवी देवताओं का वास दिखाया गया है। हर चीज दे सकती है वो आपको, जो आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो दे सकती है। फिजियो वर्चुअल ग्लोब
गाय का जो फिजियो वर्चुअल ग्लोब है वो पूरा का पूरा सारे ब्रह्मांड के देवी देवता जो गवर्न करते हैं वो है। 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, वो सारे के सारे गाय में वास करते हैं। तो गाय पृथ्वी को पालती है उन्हीं देवताओं के माध्यम से। कामधेनु गाय, ये गाय जो है ये निकली, ये योनि नहीं है, ये बनाई गई थी, समुद्र मंथन में निकली थी गाय, इसलिए गाय पृथ्वी की माता है। और पृथ्वीवासियों, सनातनता की माता भारत है, सनातनता की माता। और प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी हुआ है ये, मेरे ख्याल से 2-1 दिन नहीं हुए होंगे, 16 तारीख को शायद हुआ है ये, 16 तारीख से डिक्लेयर किया गया है। तैयारी तो कब से चल रही है इसकी, जब से ऐशो सभ्यता आई है तब से चल रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से वो वीडियो सुनाऊंगा जो टीनेज कम्युनिटी ने कहा था, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने मिस किया हो, तो मैं वो दोबारा से सुनाऊंगा, आखिरी है। उसके बाद गाय ज्ञानिता गा करके हम इसको समाप्त करेंगे। ज्ञानिता यानी कविता और ज्ञानिता में फर्क बताया गया था पहले एक बार। कविता कवि करते हैं और ज्ञानिता ज्ञानी करते हैं। ज्ञानी करे ज्ञानिता, कवि करे कविता। और जो लड़की वर्जिन है वो कविता है, और जो लड़की नॉन वर्जिन है वो ज्ञानिता हो जाती है। अगर एक पत्नी मतलब विवाह किया है जिसने, एक ना हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, वो मैं अभी उसमें जा नहीं रहा हूं, पर पत्नी जो होती है वो ब्याहता जो पत्नी होती है वो ज्ञानिता होती है। ऑफ कोर्स वर्जिनिटी लूज कर दी उसने और परिवार है उसका, तो वो ज्ञानिता होती है। तो मैं वो वीडियो आपको दोबारा से सुनाऊंगा कि इस टेक्नोलॉजीज को, इन सिस्टम्स को यंगर जनरेशन का रिस्पॉन्स आप समझ सकते हैं। पहले भी सुनाया था, अब फिर से सुना रहा हूं एक बार। ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की जय, जय हिंद। एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, क्लाइमेट मैन के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। कौन कहता है कि आज युवा पीढ़ी किसी की नहीं सुनती। एग्जीबिशन चल रही है देहरादून में आकाश तत्व पर, और विज्ञान भारती की ओर से आए हैं यहाँ पर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल खुद। और यहाँ पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जान रहे हैं उनसे अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में कैसे बनाएं अपना भविष्य उज्जवल। वे इन स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे अपने आकाश तत्व का सही यूज करके अपना करियर और मैरिड लाइफ यानी कि लव लाइफ को आनंद पूर्वक बिताया जा सकता है। फ्यूचर क्या है ये जानने से बेहतर है कि आकाश तत्व के यूज से फ्यूचर को बनाएं। यही होगा सर्वोत्तम जीवन के लिए। आकाश तत्व, the very first conference on आकाश तत्व in this world, and hereby as a Vibha delegate and Vicky Kansal Agarwal. तो आपने देखा कि कैसे ये आकाश तत्व, उसी को फिजियो वर्चुअल ग्लोब कहा गया है, और वो सबका अपना अपना होता है, इंडिविजुअल। तो ये थोड़ा सा जानकारी हमने दी। अब मैं गाय ज्ञानिता गा करके और आज की कृष्णेंद्र कथा का सत्र यहीं पर समाप्त करूंगा, गाय ज्ञानिता गा करके। अगर आप चाहें तो आप भी मेरे पीछे गा सकते हैं या साथ साथ गा सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। इतनी शक्ति हमें दे न माता,
मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। तो ये हम प्रेयर कर रहे हैं माँ से कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर ना पड़ जाए, कभी भी हम गलती से भी कोई गलती ना कर पाए, ऐसी शक्ति हमें दीजिए। तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम, आज की कृष्णेंद्र कथा को मैं यहाँ पर ही आज के सत्र को विराम देता हूँ। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।